गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया और क्रिया के भेद। इससे पहले हमने देखा है शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। आज हम क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद हैं इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा देखेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया की दूसरी परिभाषा देखिए। जिस शब्द से किसी प्रक्रिया या घटना के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। इस वाक्य में पकड़ना ये क्रिया है। मीरा गाती है, इस वाक्य में गाना क्रिया है। दीपक क्रिकेट खेल रहा है, इस वाक्य में खेलना क्रिया है। नर्स रोगी को दवा पिलाती है, इस वाक्य में पिलाना क्रिया है। राम ने चित्र सिखाया है, इस वाक्य में सिखाना क्रिया है। और सुधीर विदेश गया, इस वाक्य में जाना ये क्रिया है। अब हम कर्ता, कर्म और क्रिया किसे कहते हैं ये देखेंगे। कर्ता किसे कहते हैं? वाक्य में जो कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? जिस कार्य को किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं? तो वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। एक वाक्य देखिए, अमोल किताब पढ़ता है। इस वाक्य में वाक्य का अर्थ कौन सा शब्द पूर्ण करता है? तो वो है पढ़ता है, इसलिए पढ़ना यह क्रिया है। क्रिया को अगर कौन यह प्रश्न पूछा जाए तो आपको कर्ता मिलेगा। कौन पढ़ता है? तो जवाब आएगा अमोल, इसलिए अमोल यह करता है। क्रिया को आप क्या से प्रश्न पूछोगे तो आपको कर्म मिलेगा। क्या पढ़ता है? तो आपको जवाब मिलेगा किताब, इसलिए किताब यह कर्म है। अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे राधिका फल खाती है। वाक्य का अर्थ कौन से शब्द से पूर्ण होता है? तो खाती है, इसलिए खाना यह क्रिया है। कौन खाती है? तो राधिका, इसलिए राधिका यह कर्ता है। क्या खाती है? तो फल खाती है, इसलिए फल यह कर्म है। इस वाक्य में राधिका कर्ता, फल कर्म और खाना यह क्रिया है। अब देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके अतिरिक्त क्रिया के तीन अन्य भेद हैं, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ये देखेंगे। जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता से निकलकर कर्म पर पड़ता है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, कमला ने पाठ पढ़ा, सीता फूल तोड़ती है, अंजलि पत्र लिखती है। इन वाक्य में पकड़ना, पढ़ना, तोड़ना और लिखना ये क्रियाएं हैं तथा पुलिस, कमला, सीता और अंजलि यह शब्द क्रियाओं के कर्ता है। इन क्रियाओं का फल इनके कर्ताओं तक सीमित नहीं है। इनके फल का असर दूसरे शब्दों अर्थात चोर, पाठ, फूल और पत्र इन पर पड़ता है। ऐसे शब्दों को कर्म कहते हैं, इसलिए पकड़ना, पढ़ना, तोड़ना और लिखना ये सकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया का दूसरा मुख्य भेद है
अकर्मक क्रिया। जो क्रिया एक कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया में कर्म न होकर बल्कि सारा फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गाड़ी चलती है, दीपक दौड़ता है, मीरा गाती है, बच्चे हंसते हैं। इन वाक्यों में चलना, दौड़ना, गाना, हंसना ये अकर्मक क्रियाएं हैं तथा इन वाक्यों में कर्ता गाड़ी, दीपक, मीरा और बच्चे हैं। कर्ता के साथ कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया के अन्य भेदों में तीसरा भेद है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम विद्यालय गया होगा, मोहन खाना खा चुका, आज मैं पाठशाला नहीं जा पाया। बच्चों, सहायक क्रिया का स्थान मुख्य क्रिया के बाद यानी अंत में होता है। वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है। वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जुड़ने पर ही वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता है और सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य है। क्रिया का अगला भेद है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक मूल धातुओं के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे तोता पेड़ पर जा बैठा, रघु सो चुका, बच्चा रोने लगा। इन वाक्यों में कार्य को पूरा करने के लिए दो क्रियाओं को लिया गया है। क्रिया का अंतिम भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है अथवा उसे क्रिया को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा देखिए। जो क्रिया स्वयं नहीं की जाती बल्कि किसी की प्रेरणा से की जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी रमेश से काम कराते हैं, माताजी ने बेटी से पत्र लिखवाया, गुरुजी पाठ पढ़वाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में पहले वाक्य में पिताजी स्वयं कार्य न करके रमेश से कराते हैं। दूसरे वाक्य में माता स्वयं पत्र लिखने का कार्य न करके बेटी से कराती है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में गुरुजी स्वयं पाठ न पढ़कर दूसरे से पढ़वाते हैं, अर्थात कर्ता ने स्वयं कार्य न करके दूसरे व्यक्ति से करवाया है। अतः करवाया, लिखवाया तथा पढ़वाते ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा क्रिया और क्रिया के भेद। धन्यवाद।